हाँ तो नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे राजस्थान का एकीकरण। कल के वीडियो में हमने राजस्थान के एकीकरण के बारे में चर्चा की थी, जिसमें हमने 3 चरण पढ़ लिए थे। राजस्थान का एकीकरण का पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण। पहले चरण का नाम रखा था मत्स्य संघ, जिसके अंदर 4 रियासतों का विलय किया गया था, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। दूसरे चरण के अंदर 9 रियासतों का विलय किया गया था, जिसका नाम रखा गया था राजस्थान संघ या फिर पूर्वी राजस्थान, जिसमें 9 रियासत थी और 1 ठिकाना था। तीसरे चरण के अंदर दूसरे चरण प्लस मेवाड़ रियासत को मिलाकर जो चरण बना था वो था तीसरा चरण, और उसका नाम रखा गया था संयुक्त राजस्थान। मतलब मेवाड़ रियासत राजस्थान संघ के अंदर मिली है, मिलने को कहते हैं संयुक्त, तो तीसरे चरण का नाम रखा गया था संयुक्त राजस्थान। आज हम कंटिन्यू करेंगे, आज हम पढ़ेंगे चौथा चरण। तो राजस्थान के एकीकरण का चौथा चरण क्या है चौथे चरण के अंदर? तो इस चौथे चरण में राजस्थान के एकीकरण का तीसरा चरण प्लस कुछ रियासतें जोड़ी गई थी। तीसरे चरण का क्या नाम था? संयुक्त राजस्थान। तीसरे चरण का क्या नाम था? संयुक्त राजस्थान। तो हम कह सकते हैं कि संयुक्त राजस्थान के साथ में कुछ रियासतें जोड़ी गई थी। उन रियासतों का नाम था जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। ये 4 रियासतें इस संयुक्त राजस्थान मतलब तीसरे चरण के साथ में ये 4 रियासतें जोड़ी गई थी। अब इनका यदि हम क्षेत्रफल देखें राजस्थान में, तो आज भी इनका क्षेत्रफल बहुत बड़ा है। तो उस टाइम भी जब रियासतों का एकीकरण किया गया था, उस टाइम भी राजस्थान के जो भी पूरा क्षेत्रफल है उससे आधा से ज़्यादा क्षेत्रफल ये 4 रियासतें घेर रही थी। इसका मतलब राजस्थान, इन चारों मिलने के बाद में राजस्थान एक बहुत बड़ा राजस्थान बन गया था। इसलिए इस चौथे चरण का नाम ही बाद में रख दिया था वृहत राजस्थान। तो चौथे चरण का नाम क्या रखा था? वृहत राजस्थान। तो इस चौथे चरण का नाम रखा गया था वृहत मतलब बहुत बड़ा, क्योंकि ये बड़ी बड़ी रियासतें मिल गई थी तीसरे चरण के साथ में, तो इसका नाम पड़ गया था वृहत राजस्थान। अच्छा, इस जो वृहत राजस्थान है, जो तीसरे संयुक्त राजस्थान के साथ में ये 4 रियासतें मिलाई गई थी, इसका उद्घाटन कब हुआ? कब मिलाई गई है? उद्घाटन कब हुआ? तो इसका उद्घाटन हुआ 30 मार्च और 1949 को 30 मार्च 1949 ईस्वी को इसका उद्घाटन हुआ। 30 मार्च 1949 ईस्वी को इसका उद्घाटन हुआ। उद्घाटन करने के लिए जो भारत की तरफ से एक बंदा आया था, तीसरे चरण में कौन बंदा उद्घाटन करके गया था? तो हम पढ़ते हैं कि राजस्थान का प्रधानमंत्री आया था, जवाहरलाल नेहरू। लेकिन इस चौथे चरण में जवाहरलाल नेहरू को टाइम ही नहीं मिला, और इस चौथे चरण के अंदर उद्घाटन करने के लिए रियासती विभाग जो पूरे भारत को एक करने की, जोड़ने की कोशिश कर रहा था, उस बंदे का नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि राजस्थान के अंदर यदि इतनी बड़ी रियासतें मिल रही है तो इसका फित्ता काटने के लिए मैं स्वयं जाऊंगा। तो यहाँ पर उद्घाटन करने के लिए, राजस्थान का पूरे का उद्घाटन करने के लिए, इस चौथे चरण का उद्घाटन करने के लिए कोई बंदा आया था, उस बंदे का नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो यहाँ पर उद्घाटन करने के लिए कौन आया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि मैं स्वयं जाऊंगा। तो पटेल यहाँ पर उद्घाटन करके गया था चौथे चरण का उद्घाटन 30 मार्च 1949 को हुआ। करके कौन गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कहा गया भाई इस पूरा जो ये चरण है, चौथा चरण, इसका राज प्रमुख किसे बनाया जाए? तो जो जयपुर का राजा था स्वाभिमान सिंह सेकंड, उसने कहा कि राज प्रमुख का पद तो मैं लूंगा। लेकिन राज प्रमुख का पद यदि स्वाई जय सिंह सेकंड ले, तो जो मेवाड़ वाला भोपाल सिंह है वो नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो राज प्रमुख का पद है ये तो मेरे पास ही रहना चाहिए। तब भारत सरकार ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोचा क्यों न एक पद का और सृजन किया जाए, उस पद पर तो मेवाड़ का राजा रहेगा, और जो राज प्रमुख है वो राज प्रमुख जयपुर के पद को जयपुर के राजा को दे दिया जाए। तो एक नया पद बनाया गया महाराज
प्रमुख। और इस महाराज प्रमुख के पद पर जो मेवाड़ का राजा था भोपाल सिंह, उसको कहा गया कि आपको इस महाराज प्रमुख के पद पर रहना। तो जयपुर जो मेवाड़ का राजा था भोपाल सिंह, उस भोपाल सिंह को राज प्रमुख के पद से हटा करके क्या बना दिया गया, महाराज प्रमुख। उनको कहा गया भाई आप ऊपर हो, आपका स्टेटस थोड़ा ऊंचा है, तो आपको पद भी महाराज प्रमुख का दिया जाएगा। तो भोपाल सिंह को तो बना दिया महाराज प्रमुख। और इस चौथे चरण का जो राज प्रमुख बना था, राज प्रमुख, वो बना था जयपुर का राजा सवाई मान सिंह सेकंड। सवाई मान सिंह सेकंड जयपुर का राज प्रमुख बना था, सवाई मान सिंह सेकंड। महाराज प्रमुख भोपाल सिंह और जयपुर का राजा सवाई मान सिंह सेकंड को क्या बना दिया था, राज प्रमुख बना दिया, और महाराज प्रमुख भोपाल सिंह को। इसका जो उपराज प्रमुख बनाया, उपराज प्रमुख, वो उपराज प्रमुख एक तो कोटा के राजा कोई भीम सिंह, कोटा के राजा भीम सिंह, और दूसरा एक जोधपुर के राजा का नाम था हनुमंत सिंह है। तो इस जोधपुर के राजा हनुमंत सिंह और भीम सिंह दोनों को कहा कि आप भाई उपराज प्रमुख के पद पर रहो। इस चौथे चरण का जो प्रधानमंत्री बना, पीएम किसको बनाए, तो जयपुर का बहुत बड़ा नेता था, जयपुर प्रजामंडल का संस्थापक हीरालाल शास्त्री। तो इस चौथे चरण का जो प्रधानमंत्री बना, वो बना था हीरालाल शास्त्री को प्रधानमंत्री का पद दिया गया। महाराज प्रमुख का पद भोपाल सिंह को दिया गया, राज प्रमुख का पद सवाई मान सिंह सेकंड को दिया गया, और महाराज प्रमुख उपराज प्रमुख का पद भीम सिंह और हनुमंत सिंह को दिया गया। प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री को दे दिया गया। तो इसका नाम क्या रखा था, वृहत राजस्थान। जो उद्घाटन कब हुआ, 30 मार्च 1949 को। और अब निश्चित किया गया कि आज के बाद में यदि एकीकरण होगा तो ये राज प्रमुख महाराज प्रमुख वाला पद यही रहेगा, अब नहीं चेंज होगा, न ही प्रधानमंत्री चेंज होगा। इसका मतलब जो आगे जो एकीकरण होगा इसके अंदर ये सेम, ये जो लफड़ा ये सेम रहेगा। तो जो 5वें चरण के अंदर जो राज प्रमुख महाराज प्रमुख उपराज प्रमुख बन गए थे, वो आगे यही रहेंगे, प्रधानमंत्री भी यही रहेंगे। तो हीरालाल शास्त्री को यहाँ का बना दिया गया प्रधानमंत्री, जो चौथे चरण का प्रधानमंत्री। 30 मार्च को और 1949 जब इसका उद्घाटन हुआ और ये राजस्थान का लगभग क्षेत्र कवर कर रहा था, तो इसी 30 मार्च को हम राजस्थान दिवस के रूप में मनाते हैं। राजस्थान दिवस, कोई पूछ ले राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, तो 30 मार्च, क्योंकि 30 मार्च को चौथा चरण हुआ था और इस चौथे चरण के अंदर ये रियासतें मिली थी जो राजस्थान का लगभग क्षेत्रफल कवर करती है। इसलिए 30 मार्च को क्या मनाया जाता है, राजस्थान दिवस मनाया जाता है। 30 मार्च को क्या मनाया जाता है, राजस्थान दिवस मनाया जाता है। अब समस्या एक और हो गई, ये सारे राज प्रमुख महाराज प्रमुख उपराज प्रमुख जो भी बनने थे बन गए, लेकिन समस्या यहाँ अड़ गई कि जयपुर और जोधपुर जो दो रियासतें हैं, उन रियासतों के बीच में राजधानी को लेकर जयपुर बोल रहा है राजधानी हमें बनाओ और जोधपुर वाले बोल रहे हैं राजधानी हमें बनाओ। तो इन दोनों के बीच में विवाद हो गया राजधानी को लेकर, जयपुर और जोधपुर। अब राजधानी बनाए किसे, जयपुर को बनाए या फिर जोधपुर को बनाए, ये समस्या हो गई। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए एक समिति बनाई गई कि भाई ये समिति बताएगी कि राजधानी जयपुर बननी चाहिए या फिर जोधपुर बननी चाहिए। उस समिति का नाम था बीआर समिति। बीआर समिति। तो कोई पूछे बीआर जयपुर और जोधपुर में जब विवाद हो गया था राजधानी को लेकर, उस समय कौन सी समिति बनाई गई थी, तो बीआर समिति। और इस बीआर समिति ने कहा कि राजधानी जोधपुर की अपेक्षा जयपुर बेस्ट रहेगी। क्यों भाई, क्यों रहेगी बेस्ट? तो इस बीआर समिति ने कहा कि एक तो देखो जोधपुर जो है वो राजस्थान के पश्चिम में पड़ा है, तो पूर्व में रहने वाला बंदा पश्चिम में जोधपुर यदि राजधानी जाएगा तो बहुत दूर पड़ेगी। दूसरी बात, जोधपुर के अंदर पानी की थोड़ी कमी है, तो इस पानी की कमी यदि राजधानी बना देंगे जोधपुर को, तो यहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा होगी, जनसंख्या ज़्यादा होगी तो पानी की कमी और ज़्यादा हो जाएगी। तो इससे अच्छा है जयपुर को बनाया जाए, क्योंकि एक तो जयपुर राजस्थान के बीच में, दूसरा जयपुर के अंदर पानी की कमी नहीं। तो यदि जनसंख्या बाहर से ज़्यादा आएगी
तो वो पानी तो पूर्ति कर सकता है। इसलिए B.R. पटेल ने क्या सिफारिश दी, राजधानी किसको बनाया जाए, तो राजधानी की जयपुर को। इसने कहा कि राजधानी होनी चाहिए जयपुर। तो B.R. पटेल समिति की सिफारिश के ऊपर जयपुर को बना दी गई राजधानी। चौथे चरण की राजधानी कौन सी बनी थी, जयपुर। B.R. पटेल समिति की सिफारिश के ऊपर जयपुर को यहाँ पर राजधानी बना दी। इस प्रकार से ये चौथा चरण कंप्लीट हुआ। इस प्रकार से ये चौथा चरण कंप्लीट हुआ। लेकिन जो अन्य जोधपुर, जैसे जोधपुर, बीकानेर, इन्होंने कहा हमें क्या मिला है, जयपुर को तो राजधानी बना दी गई। तो अलग अलग रियासतों को, जैसे उदयपुर को कहा, जोधपुर को कहा कि आप चिंता मत करो, आपको राजधानी तो नहीं बनाई है। जैसे जोधपुर वालों को कहा कि आपको राजधानी तो नहीं बनाई, लेकिन जो न्याय विभाग है, न्याय विभाग, वो जोधपुर को दिया जाएगा, यानी हाई कोर्ट। हाई कोर्ट कहाँ पर होगा, जोधपुर के अंदर। बीकानेर वालों को कहा कि आपको दिया जाएगा शिक्षा विभाग। तो बीकानेर के अंदर क्या दिया गया था, शिक्षा विभाग, शिक्षा विभाग। उदयपुर को कहा कि आपको दिया जाएगा खनिज विभाग, खनिज विभाग। तो उदयपुर को दिया गया था खनिज विभाग, जोधपुर को न्याय विभाग, बीकानेर को शिक्षा विभाग, उदयपुर को खनिज विभाग। भरतपुर को दिया गया था कृषि विभाग, भरतपुर कृषि विभाग, भरतपुर को दिया गया कृषि विभाग। तो ये इस प्रकार से अलग अलग बांटा गया था। और राजधानी किससे बना दी गई, चौथे चरण के अंदर जयपुर को राजधानी बना दी। अब हम अगला पांचवां चरण देखते हैं। पांचवें चरण के अंदर क्या हुआ, राजस्थान के एकीकरण का पांचवां चरण। कितवां चरण है ये, पांचवां चरण। पांचवां मतलब 4 + 4 के साथ में 1 जोड़ा जाए तो 5 हो जाता है। तो इस पांचवें चरण के अंदर चौथा चरण और चौथे चरण के साथ में जो पहला चरण है उसको जोड़ा गया था आपस में। तो कौन सा चरण बन गया था, पांचवा। यानी चौथा चरण कौन सा बना था, वृहत राजस्थान। अभी अभी हमने पढ़ा है वृहत राजस्थान। इस वृहत राजस्थान के साथ में पहला चरण कौन सा पढ़ा था हमने, मत्स्य संघ, मत्स्य संघ। तो इस मत्स्य संघ का विलय कर दिया गया था, वृहत राजस्थान और मत्स्य संघ को आपस में मिला दिया गया था। वो चरण कौन सा है, तो वो चरण है पांचवां चरण। अब वृहत यानी बड़े राजस्थान के साथ में कौन सा मिला दिया, मत्स्य संघ। मिलाने को क्या कहते हैं, संयुक्त। वृहत इसका नाम है ही, तो इसका नाम पड़ा था संयुक्त वृहत राजस्थान, संयुक्त वृहत राजस्थान, वृहत राजस्थान, संयुक्त वृहत राजस्थान। अच्छा, जब ये वृहत राजस्थान के साथ में मत्स्य संघ मिला रहे थे सरकार ने, जब इनको मिलाया जा रहा था, तो भरतपुर और धौलपुर के जो राजा थे उन्होंने मना कर दिया कि नहीं मिलेंगे, राजस्थान के साथ में नहीं मिलेंगे, हम तो मिलेंगे यूपी के साथ। तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि आप जनता का डिसीजन आप नहीं ले सकते, यह लोकतंत्र है। अब जनता का डिसीजन जनता लेगी, तो आप कौन हो बताने वाला कि आप राजस्थान की तरफ जाना चाहते हो या फिर यूपी की तरफ। तो राजा ने कहा यदि हम नहीं बता सकते जनता से पूछ लो। तो जनता को पूछने के लिए एक कमेटी बनाई गई, एक समिति बनाई गई, ताकि जनमत संग्रह करवाया जाए। और जनता राजस्थान की तरफ जाना चाहती है तो इस मत्स्य संघ को राजस्थान की तरफ मिला दिया जाएगा। यदि जनता यूपी की तरफ जाना चाहती है तो इस मत्स्य संघ को यूपी की तरफ मिला दिया जाए। तो इस मत्स्य संघ की सिफारिश मतलब जनता में संग्रह करने के लिए, जनमत संग्रह करवाने के लिए एक सिफारिश का समिति बनाई गई है, ताकि यह बता सके कि यह समिति यह बता सके कि मत्स्य संघ को राजस्थान के अंदर मिलाना है या फिर यूपी के अंदर मिलाना है। उस समिति का नाम था शंकर राव देव समिति, देव समिति। और इस शंकर राव देव समिति ने कहा
कि जो यहाँ की जनता है भरतपुर और उदयपुर, भरतपुर और धौलपुर, तो इस भरतपुर और धौलपुर की जो जनता है वो चाहती है कि हमें मिलाया जाए राजस्थान की तरफ, न कि यूपी की तरफ। तो इस जनमत संग्रह शंकरराव देव समिति ने क्या सिफारिश दी? इसने सिफारिश दी कि इसका विलय किधर किया जाए, तो इसका विलय राजस्थान की तरफ कर दिया जाए। किसने कहा था? शंकरराव देव समिति ने। तो कोई पूछेगा मत्स्य संघ का विलय वृहत राजस्थान या राजस्थान के अंदर कौन सी सिफारिश के अंदर, कौन सी समिति के कहने पर किया गया था? तो शंकरराव देव समिति के कहने पर मत्स्य संघ का विलय राजस्थान की तरफ कर दिया गया था, राजस्थान की तरफ कर दिया गया। इसका नाम क्या रखा था? संयुक्त वृहत राजस्थान। अच्छा, ये जो संयुक्त वृहत राजस्थान है, इस मत्स्य संघ का विलय राजस्थान में कब किया गया? कब किया गया था? इसका जो उद्घाटन है वो कब किया गया था? 18, 25, 18, 30, 15, 26 और 1। हम कौन सा पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं 5वां चरण। तो पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, 5वां। इसका मतलब 15 को हुआ है। इसकी तारीख तो क्या है? 15 मई और 1949 ईस्वी को। तो इसका जो उद्घाटन हुआ कब हुआ? 15 मई 1949 ईस्वी को इसका उद्घाटन हुआ था। 15 मई 1949 ईस्वी को 5वें चरण का उद्घाटन हुआ था। और इस 5वें चरण के अंदर यह निश्चित किया गया था कि अब जो प्रधानमंत्री है वो हीरालाल शास्त्री रहेगा, और जो राज प्रमुख है वो जयपुर का राजा स्वाभिमान सिंह, राजधानी है वो जो जयपुर रहेगी, सेम का सेम रहेगा। लेकिन जो मत्स्य संघ है, इस मत्स्य संघ का जो पहला प्रधानमंत्री बनाया गया था, पहला जो प्रधानमंत्री था मत्स्य संघ का, उस प्रधानमंत्री को हीरालाल शास्त्री के मंत्रिमंडल में शामिल कर दिया जाएगा। बस इतनी सी बात है। तो इस मत्स्य संघ के जो प्रधानमंत्री थे, इस मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री को हीरालाल जो प्रधानमंत्री थे वृहत राजस्थान के, उसके मंत्रिमंडल में कर लिया गया शामिल, और ये 5वां चरण कंप्लीट हो गया। अब इसका मतलब ये है 5वें चरण के अंदर लगभग राजस्थान मिल गया, क्योंकि मत्स्य संघ वाली 4 रियासतें मिल गई थी और उधर 9 रियासतें दूसरे चरण के अंदर मिल गई। तो 4 और 9 कितनी हो गई? 13। उसके बाद में मेवाड़ तीसरे चरण के अंदर मेवाड़ मिल गई थी, तो 14 के साथ में ये 4 बड़ी बड़ी रियासतें और मिल गई थी, तो 14 और 4 18। अब रियासत बची है ले दे के एक रियासत बची है और एक बचा है केंद्र शासित प्रदेश। तो एक रियासत और एक केंद्र शासित प्रदेश का विलय करना है 6ठे और 7वें चरण के अंदर। तो राजस्थान का वैसे तो 5वें चरण के अंदर लगभग विलय हो चुका था, लेकिन एक रियासत जो बची हुई थी उस रियासत का नाम था सिरोही। और यह जो सिरोही है ये गुजरात और राजस्थान के बॉर्डर पे थी। और भारत के अंदर ये विलय का काम कौन कर रहा था? तो भारत के अंदर सारा विलय का काम कर रहा था सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो वो गुजरात के थे, तो उनकी मंशा थी कि भाई ये जो सिरोही है, ये सिरोही पर्यटक का बहुत अच्छा क्षेत्र है। जैसे आबू, माउंट आबू और देलवाड़ा, जहाँ पर जैनों का बहुत बड़े बड़े मंदिर है, तो आबू और देलवाड़ा है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को गुजरात की तरफ मिलाने थे। तो इसलिए उन्होंने सिरोही को मिला दिया। उसमें गुजरात तो थी नहीं, बॉम्बे थे, बॉम्बे स्टेट के अंदर सिरोही को विलय कर दिया गया और राजस्थान को सिरोही नहीं दिया गया। जब राजस्थान को सिरोही नहीं दिया तो राजस्थान वालों ने शिकायत की कि भाई सिरोही हमें मिलना चाहिए। तो इस 6ठे चरण के अंदर सिरोही का किस प्रकार से विलय किया गया? 6ठा चरण, यह जो 6ठा चरण है इसमें सिरोही का विलय किया गया था। कब हुआ था? तो 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। यह क्या है? 26, 18, 25, 18, 30, 15, 26 और 1। तो इस 26 का मतलब ये 6ठे चरण जो है वो 26 जनवरी और 1950, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को यह 6ठा चरण हुआ था। इस 6ठे चरण के अंदर क्या किया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा गया, राजस्थान के प्रधानमंत्री थे हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री ने कहा कि देखो जो सिरोही है, इस सिरोही के अंदर हमारे राजस्थान का एक बहुत बड़ा नेता है।
कौन है साहब सिरोही के अंदर राजस्थान के बहुत बड़ा नेता? तो वो गोकुल भाई भट्ट। और हीरालाल शास्त्री ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को लिख के भेजा कि हम गोकुल भाई भट्ट के बगैर राजस्थान चला ही नहीं सकते, तो आप एक काम करो, गोकुल भाई भट्ट को हमारी तरफ दो। तो हीरालाल शास्त्री को लगा यार गोकुल भाई भट्ट मांगेगी, गोकुल भाई भट्ट सिरोही के अंदर है, यहाँ पे सिरोही के अंदर है, गांव पड़ता था हातल, गोकुल भाई भट्ट का हातल। तो देखकर हीरालाल शास्त्री को लगा जैसे ही हातल गांव आएगा तो पूरा सिरोही आ जाएगा। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उस सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि यदि आपको गोकुल भाई भट्ट ही चाहिए तो मैं आपको गोकुल भाई भट्ट दे देता हूँ। सिरोही के कर दिए 2 टुकड़े। सिरोही के कितने टुकड़े कर दिए? 2 टुकड़े कर दिए। इसमें आबू और देलवाड़ा दोनों तो चले गए बॉम्बे की तरफ, बॉम्बे जो भी स्टेट बना था उस बॉम्बे स्टेट की तरफ चले गए थे, और हातल गांव जो आधा सिरोही था वो दे दिया गया था राजस्थान को। तो इस छठे चरण के अंदर जो संयुक्त वृहत राजस्थान था, इसे संयुक्त वृहत राजस्थान के साथ में आधा सिरोही इसका विलय किया गया था, आधी सिरोही का विलय किया गया था। और यहाँ पर जो आबू और देलवाड़ा के साथ में कुल लगभग 84 गांव थे। कितने गांव थे? 84 गांव जो बॉम्बे स्टेट की तरफ मिला दिए गए थे। तो इस प्रकार से सिरोही का बंटवारा करके और छठा चरण किया गया था 26 जनवरी 1950 को। इसका विरोध भी हुआ था कि हम ये नहीं कह रहे हैं सिरोही का आधा बांटा जाए, क्योंकि सिरोही राजस्थान का लंबे समय से हिस्सा रहा है, तो अब भी सिरोही किसकी तरफ जाए? राजस्थान की तरफ। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनकी बातें नहीं सुनी और छठे चरण के अंदर इस प्रकार से सिरोही को बांट करके आधा दे दिया राजस्थान की तरफ और आधा दे दिया इधर गुजरात की तरफ, या फिर बॉम्बे स्टेट को ये बांट दिया गया। अब इस प्रकार से जब सिरोही को बांटा गया अलग अलग, मतलब सिरोही को 2 भागों के अंदर बांट दिया गया। सिरोही को 2 भागों में बांट दिया गया। और ये जो छठे चरण के अंदर हम ये पढ़ रहे हैं कि इसका नाम संयुक्त वृहत राजस्थान था, इसके साथ ये मिला दिया गया, नाम अलग ये हो गया, लेकिन छठे चरण के अंदर इस स्टेट का नाम राजस्थान रख दिया गया। ये आज के बाद में ये कौन सा स्टेट है? राजस्थान। अब आधा सिरोही तो राजस्थान के पास है, आधा सिरोही किधर है? बॉम्बे के पास। ये बात राजस्थान वालों के जची नहीं, लेकिन कर भी क्या सकते थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस प्रकार से बांट रखा था। और जो इसी छठे चरण के अंदर जो प्रधानमंत्री का पद था, अब पहले स्टेट के अंदर क्या थे हम पढ़ रहे थे, हीरालाल शास्त्री को प्रधानमंत्री बना दिया गया, तो इस प्रधानमंत्री का पद तो कर दिया समाप्त और अब बना दिया सीएम, मुख्यमंत्री। तो राजस्थान के जो पहले सीएम बने थे वो थे हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री को राजस्थान के प्रथम सीएम बना दिए गए। सीएम जो कि निर्वाचित तो थे नहीं, चुनाव तो वे नहीं, मनोनीत माने गए थे कि राजस्थान के सीएम यही है। तो मनोनीत सीएम यदि कोई है तो पहले कौन है? हीरालाल शास्त्री। उसके बाद में सीएस वेंकटाचारी को बनाया गया था। सीएस वेंकटाचारी को हटा करके जयनारायण व्यास को सीएम बनाया गया था। जयनारायण व्यास के बाद में 1952 में यहाँ पर चुनाव हुए तो जयनारायण व्यास तो हार गए चुनाव के अंदर, तो वो तो विधायक का चुनाव जीत ही नहीं पाए, तो सीएम कैसे बने? तो उसके स्थान पर बाद में सीएम बनाया गया था टीकाराम पालीवाल। तो राजस्थान के जो पहले सीएम जो निर्वाचित होकर बने थे वो थे टीकाराम पालीवाल चुनाव करवा के बाद में वो जीत के आए थे और बाद में वो राजस्थान के सीएम बने। लेकिन वापस टीकाराम पालीवाल को हटाया गया। जयनारायण व्यास उपचुनाव में जीत कर आते हैं और जयनारायण व्यास उपचुनाव में जीतने के बाद में उससे वापस राजस्थान के सीएम बना दिए गए। तो राजस्थान के ऐसे सीएम जो निर्वाचित भी थे और मनोनीत भी थे, वो कौन से थे? तो वो थे जयनारायण व्यास, क्योंकि जयनारायण व्यास को इस हीरालाल शास्त्री के बाद में बनाया गया था सीएम, जो कि मनोनीत था, उसका नाम था सीएस वेंकटाचारी। और ये सीएस वेंकटाचारी को हटा दिया बाद में, भाई पहले हीरालाल शास्त्री को बनाया, इसको भी हटा दिया, बाद में सीएस वेंकटाचारी को मनोनीत किया, इसको भी हटा दिया। उसके बाद में बनाया था जयनारायण व्यास। और जयनारायण व्यास के बाद में 1952 में हो गए थे चुनाव, और 1952 में चुनाव होने की वजह से जयनारायण व्यास पहले तो मनोनीत थे,
लेकिन बाद में 1952 में चुनाव हुए, पहले आम चुनाव हुए और इस चुनाव के अंदर जयनारायण व्यास हार गए। तो जयनारायण व्यास अपने दोस्त टीकाराम पालीवाल को यहाँ पर सीएम बनाया और पालीवाल जब पहले निर्वाचित सीएम बने तो जयनारायण व्यास को सीएम बनना था, तो उन्होंने करवाई उपचुनाव, एक जगह से सीट खाली करवाई और सीट खाली करवा करके यहाँ पर उपचुनाव करवाए। उपचुनाव के अंदर जयनारायण व्यास जीत गए थे। जीतने के बाद में जयनारायण व्यास को वापिस टीकाराम पालीवाल के बाद में यहाँ का सीएम बना दिया गया। तो हम कहते हैं कि राजस्थान के वो जो निर्वाचित सीएम है और मनोनीत दोनों सीएम कौन रहे थे? जयनारायण व्यास। तो ये छठा चरण है। छठे चरण के बाद में हुआ था सातवां चरण। सातवां चरण अच्छा, ये जो सातवां चरण है, अब 1950 ईस्वी के अंदर जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उनकी हो गई थी मृत्यु। सरदार वल्लभ भाई पटेल की मृत्यु के बाद में पूरे भारत के अंदर ये इस प्रकार के दंगे होने लगे कि हमें भाषा के आधार पर अलग राज्य चाहिए। जैसे जो पंजाब था वो बोल रहा था हम पंजाबी वाले हिंदी वालों के साथ में नहीं, हरियाणा के साथ में नहीं रहेंगे। तमिल और तेलुगु भाषा के जो अलग अलग लोग रहे वो आपस में लड़ने लगे कि हम तमिल और तेलुगु आपस में नहीं रहेंगे, अलग अलग स्टेट चाहिए। गुजराती और जो मराठी वाले थे वो आपस में लड़ने लगे कि हम गुजराती और मराठी वाले साथ में नहीं रहेंगे, अलग अलग होंगे। इस प्रकार से पूरे भारत में जब दंगे होने लगे तो जवाहरलाल नेहरू को टेंशन हुई कि भाई ये भाषा के आधार पर स्टेट कैसे बनाया जाए। तो जवाहरलाल नेहरू ने एक आयोग बनाया इसकी जांच करने के लिए कि भाषा के आधार पर बनाना है या नहीं बनाना। उस आयोग का नाम था राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग। यह बना था राज्य पुनर्गठन आयोग। और राज्य पुनर्गठन आयोग ने एक रिपोर्ट दी। उस रिपोर्ट के अंदर बताया कि जो सिरोही का माउंट आबू है, सिरोही का जो है आबू और देलवाड़ा ये पूरा सिरोही वाला जो क्षेत्र है ये किसको दिया जाए? तो कि ये दिया जाए राजस्थान। तो इस सिरोही वाले भाग को राजस्थान में विलय किसकी सिफारिश पे किया गया था? राज्य पुनर्गठन आयोग। कब किया गया था? तो 1 नवंबर 1956 को। तो जो वर्तमान राजस्थान है वो वर्तमान राजस्थान 1 नवंबर 1956 को अस्तित्व में आया था, क्योंकि यहाँ पर सिरोही को राजस्थान की तरफ मिला दिया गया। किसके कहने पर? राज्य पुनर्गठन आयोग के कहने पर। जो सिरोही याद है सिरोही गुजरात की तरफ था उसको कहाँ पर मिला दिया गया? बाद में राजस्थान के अंदर मिला दिया गया कि इसका राजस्थान में विलय करो। इसके साथ में राज्य पुनर्गठन आयोग ने कहा कि झालावाड़ में एक जगह पड़ती है मालवा के अंदर एक जगह पड़ती है सुनेल टप्पा, कि इस सुनेल टप्पा को मालवा से तोड़कर किधर मिलाया जाए? राजस्थान की तरफ। तो इस सुनेल टप्पा को मालवा की तरफ से बाद में तोड़कर किधर मिला दिया गया? राजस्थान की तरफ। तो जो एमपी वाले मध्य प्रदेश वाले मालवा वाले थे उन्होंने कहा कि भाई सुनेल टप्पा को आप उधर ले गए तो हमारा क्षेत्रफल कम हो गया। तो कहा गया इस सुनेल टप्पा के स्थान पर आपको झालावाड़ से कुछ एक हिस्सा तोड़ के अलग कर देते हैं और वो मालवा के साथ में मिला देते हैं। तो इस सुनेल टप्पा के स्थान पर जो झालावाड़ का जो सिरोज क्षेत्र था उस सिरोज क्षेत्र को बाद में मालवा की तरफ मिला दिया गया कि ये सिरोज क्षेत्र इस सुनेल टप्पा के स्थान पर मालवा की तरफ। तो मालवा से तोड़ के सुनेल टप्पा राजस्थान में और राजस्थान से ये सिरोज क्षेत्र छोड़कर मालवा की तरफ मिला दिया गया था। तो इस प्रकार से ये सातवां चरण हुआ था। अच्छा, इसी के बीच में हमने देखा भाई एक जो है पूरा राजस्थान है, इस राजस्थान के अंदर ये पूरा क्षेत्र आ गया था, ये पूरा क्षेत्र आ गया था, जयपुर वाला सारा हिस्सा आ गया। लेकिन बीच में एक स्टेट पड़ता है अजमेर, जो अजमेर मेरवाड़ा के नाम से जो केंद्र शासित प्रदेश है,
तो केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पर अकेला ही पड़ा है और इसका विलय अभी तक हुआ ही नहीं है। तो लोगों ने कहा कि ये क्या है, मतलब ऊपर राजस्थान, नीचे राजस्थान, इधर राजस्थान, इधर राजस्थान, और बीच में एक क्षेत्र बना दिए जो केंद्र शासित प्रदेश है, जो सीधे केंद्र के अंडर में, तो इसको भी यार राजस्थान के अंदर विलय करो। तो बाद में राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर इस अजमेर मेरवाड़ा और इस अजमेर मेरवाड़ा को किधर मिला दिया गया था, राजस्थान के अंदर इसका विलय कर दिया गया। तो अजमेर मेरवाड़ा का विलय भी 7वां चरण के अंदर। यह राजस्थान का एकीकरण था जो कंप्लीट हुआ। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।